हेलो बच्चों, वेलकम टू पीआरएस द फ्यूचर अकेडमी। हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाशिकी के बारे में। तो अभी तक इस चैप्टर के 2 लेक्चर हुए हैं, जिसमें मैंने आपको तरंगाग्र, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत और इस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या बता दिया है। तो आज के लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हाइगेंस के सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या की। देखिए, मैंने आपको बताया है कि क्लास 12th में हाइगेंस के सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन और हाइगेंस के सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन के आने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन आपका हो सकता है बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम। सिर्फ आपको ये क्वेश्चन सीधे सीधे दिया रहेगा, आपको उसको डिराइव करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखिए, अब अगर आपको अपवर्तन की व्याख्या करनी है, जैसे आपको अगर परावर्तन की व्याख्या करनी थी तो आपने क्या किया था, आपने उसमें प्रकाश के परावर्तन के जो भी 2 नियम होते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम था आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो ये प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। तो हमने क्या किया था, प्रूफ करने के लिए हाइगेंस के सिद्धांत का उपयोग करते हुए हमने इन्हीं दोनों नियमों को प्रूफ किया था। तो प्रकाश के अपरावर्तन की व्याख्या हो गई थी। बिल्कुल इसी तरीके से प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम होता है, हम उसको प्रूफ करेंगे हाइगेंस के सिद्धांत से। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि हाइगेंस प्रकाश के अपवर्तन की क्या कौन कौन से नियम हैं। तो इसके 2 नियम हैं। एक नियम कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, और इस नियतांक को हम लोग पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, एक तो ये नियम हो गया। और दूसरा नियम क्या था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब देखिए, ये जो नियम जो मैंने अभी दूसरा आपको बताया, ये नियम प्रूफ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि आप जो भी कुछ कर रहे होते हैं वो एक कागज़ पर या कह लीजिए एक बोर्ड पर कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही क्लियर है कि जितनी भी लाइनें आप जितने भी सतह यहाँ पर बनाएंगे वो सब के सब इस कागज़ या इस बोर्ड के तल में हैं, अर्थात एक ही तल में है। तो इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती, इसको लास्ट में एज इट इज़ लिख दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने प्रकाश के परावर्तन के लिए किया था, तो उसमें मुख्य रूप से आपको ये प्रूफ करना था कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और इसमें मुख्य रूप से आपको स्नेल के नियम को प्रूफ करना है। और स्नेल का नियम प्रूफ हो जाएगा तो दूसरे वाले नियम को आप डायरेक्ट लिख देंगे और इस तरीके से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो हम चित्र बनाएंगे और इसमें हम एक सतह लेते हैं। अब देखिए, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करनी है तो हमको कोई पारदर्शी सतह लेना पड़ेगा। पारदर्शी यानी कि ये कह लीजिए अपवर्तक पृष्ठ लेना पड़ेगा हमको। तो हम ये एक अपवर्तक पृष्ठ बना रहे हैं। ये आप मानिए कि कोई एक अपवर्तक पृष्ठ है, पारदर्शी अपवर्तक पृष्ठ है ये, जिससे प्रकाश का अपवर्तन होने वाला है। और इसके ऊपर हमको क्या लाके गिराना पड़ेगा, क्या इसके ऊपर आपतित करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं, अच्छा ये थोड़ा सा तिरछा हो गया है तो मैं सीधा कर देता हूँ इसको इस तरीके से, शायद ये अब सीधा हो। ठीक है, ये कोई एक पृष्ठ हो गया और इसके ऊपर सपोज कि कोई एक समतल तरंगाग्र है। ये कोई समतल तरंगाग्र है और इसको हम नाम दे देते हैं, ये बिंदु A और ये बिंदु B। ठीक है, और इस पूरे ये जो हमने सतह यहाँ पर बनाया, अपवर्तक पृष्ठ मैंने बनाया, इसको भी कोई नाम देते हैं M डैश। ठीक है, तो माना कि M डैश एक पारदर्शी अपवर्तक पृष्ठ है जिसके ऊपर एक समतल तरंगाग्र AB आपतित होता है। तो अगर AB समतल तरंगाग्र जो है उस पृष्ठ पर आके आपतित होता है तो हम इसको आपतित समतल तरंगाग्र बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो लैंग्वेज आप लिखेंगे उसमें आप सबसे पहले M डैश के बारे में बताएंगे, और यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आप जब नोट्स पर लिखते हैं तो आप हर एक चीज़ को डिस्क्राइब करते जाते हैं कि आप क्या क्या किए हैं इसमें। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि माना M डैश एक पारदर्शी अपवर्तक पृष्ठ है या अपवर्तक सतह है। ये एक अपवर्तक पृष्ठ है या अपवर्तक सतह है, और इसके ऊपर जो AB नाम का एक आप यहाँ पर सतह देख रहे हैं, उस AB को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आपतित। ये AB जो है वो है आपतित समतल तरंगाग्र। ठीक है, आपतित समतल
तरंगाग्र। चलिए, अब तरंगाग्र के बारे में मैंने आपको बताया था कि तरंगाग्र के ऊपर जो लंबवत खींची गई रेखा होती है उसी को हम बोलते हैं किरण, है ना। ये तरंगाग्र है, ये समतल तरंगाग्र ऐसे आके गिर रहा है। तो अगर हमको मान लीजिए आपतित किरण को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना हो तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस समतल तरंगाग्र के लंबवत जो रेखा होती है वही किरण होती है। किरण का मतलब कि प्रकाश के चलने की दिशा, ठीक है। तो हम इस पे जो है दो लंबवत रेखाएं खींचते हैं, एक इस यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है। और ये दोनों के दोनों जो लंबवत रेखाएं हम खींच रहे हैं इसको बोलेंगे प्रकाश किरण। प्रकाश किरण जो है वो प्रकाश के चलने यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये एरो हमने बना दिया और ये एरो बना दिया। इसको भी आप कोई नाम दे सकते हैं, नाम दे दीजिए इसको P एंड Q, ठीक है। तो PA और QB ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये दोनों के दोनों आपतित किरण है, ठीक है। ये दोनों आपतित किरण है और ये क्या है, AB क्या है, ये आपतित तरंगाग्र है। और जो किरण होती हैं वो हमेशा इस तरंगाग्र के लंबवत होती हैं, अर्थात ये कह लीजिए आप यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में लिख देते हैं, यानी कि PA या फिर QB ये क्या है, ये है आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा हो कि वीडियो बहुत स्लो हो रहा है, प्रोसीजर बहुत धीमे बताया जा रहा है, तो आप इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, 1.5 पर करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये समतल तरंगाग्र हो गया, ये आपतित किरण हो गई। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करते हुए भी आपने देखा था कि यहाँ तक का प्रोसीजर तो आपको सेम दिखा होगा। फिर उसमें आपने क्या देखा था कि ये एक परावर्तक सतह था, परावर्तक पृष्ठ था। तो इसमें से ये वाला जो भाग है, यानी ये जो समतल तरंगाग्र का भाग A है, ये यहाँ से टकरा के वापस लौटता है और जब तक ये बिंदु B वाला भाग यहाँ पर नीचे इसको टच करता है तब तक बिंदु A से जो तरंगें निकलती हैं वो आगे बढ़ जाती हैं, ठीक है। यही तो प्रोसीजर था उसमें। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ये एक कैसा पृष्ठ है, तो ये एक अपवर्तक पृष्ठ है और अपवर्तक पृष्ठ से ये अपवर्तक पृष्ठ है, तो इससे परावर्तन नहीं होगा बल्कि अपवर्तन ही होगा। अपवर्तन होने का मतलब कि जो तरंगाग्र बिंदु A पर पहुंचा है वो यहाँ से टकराकर वापस नहीं जाएगा बल्कि अगले माध्यम में जाने वाला है, ठीक है। तो इसके ऊपर का एक माध्यम था, इसके नीचे का दूसरा माध्यम है। और मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ, इसको भी मेंशन कर देता हूँ। ये है माध्यम 1, इसको माध्यम 1 बोल रहे हैं और इसको बोल रहे हैं माध्यम 2, ठीक है। माध्यम 1 और माध्यम 2, और इसको हम ले रहे हैं कि ये माध्यम विरल है और ये माध्यम सघन है, ठीक है। और इसके साथ ही इस माध्यम में जो तरंग की चाल है वो है V1 और इस माध्यम में जो तरंग की चाल है उसको ले रहे हैं V2, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही अब अगर आप इसको विरल ले रहे हैं और इसको सघन ले रहे हैं तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि V2 की जो वैल्यू होगी वो V1 से कम होगी। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ V2 इज लेस देन V1, यानी दूसरे वाले माध्यम में या सघन माध्यम में जो तरंग की चाल है वो विरल माध्यम में तरंग की चाल से कम है, ठीक। अब देखिए, बिंदु A से जो तरंगे, अब यहाँ से जो तरंगाग्र अगले माध्यम में प्रवेश करेगा वो तो आगे बढ़ेगा, इनका तो इंतजार नहीं करेगा ना कि इतनी देर तक कि पहले ये यहाँ से यहाँ पहुँचे तब हम आगे जाएंगे। कहाँ कोई किसी का इंतजार करता है। तो ये जब तक ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे तब तक यहाँ से जो तरंगे या द्वितीय तरंगिकाएं निकलेंगी वो इस माध्यम में आगे बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो सपोज कि T टाइम लगता है, आप मान लीजिए कि बिंदु B पर ये जो तरंगाग्र है, ये भाग है, वो इसको इस सतह तक पहुँचने में T टाइम लगता है। तो उस T टाइम में ही ये कितनी दूरी तय करेगा, यहाँ से अगर यहाँ तक हम कह रहे हैं T टाइम लगता है तो T टाइम में कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी आप जानते हैं ना, दूरी बराबर होता है चाल गुणे में समय, और चाल कितना है इस माध्यम में तरंग की, वो है V1। तो समय आपने लिया है T, इसका मतलब कितनी दूरी ये तय करेगा, V1 इंटू T। तो V1 इंटू T दूरी तय करके ये तरंगाग्र इस तरीके से यहाँ पर पहुँचेगा, ठीक है। इसको स्ट्रेट लाइन ही बनाना है इस तरीके से, ठीक है। यानी V1 इंटू T दूरी तय करके ये तरंगाग्र जो बिंदु B पर जो भाग था वो यहाँ पर इस सतह पर, ये मैं थोड़ा डार्क इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ के बाद हम मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। कितनी दूरी तय करके, V1 इंटू T, और इस वाले भाग का नाम रख रहे हैं, इस बिंदु का नाम रख रहे हैं बिंदु C, ठीक है। इसका मतलब BC जो है उसकी दूरी कितनी है, B से लेकर C तक की दूरी है
v1 इंटू टी। ठीक है, तो अगर ये v1 इंटू टी दूरी तय कर रहा है t समय में, तो यहाँ से जो तरंगे आगे बढ़ेंगी वो भी t समय में कुछ दूरी तय करेंगी। और कितनी दूरी तय करेंगी? तो दूरी बराबर चाल गुणे समय से। इस माध्यम में तरंग की चाल क्या हो जाएगी? v2। और समय हमने कितना लिया है? उतना ही समय जितने समय में ये बिंदु B से बिंदु C तक पहुँचेगा, उतना ही हम कंसीडर ही कर रहे हैं कि जब ये B से C तक पहुँचेगा तब तक ये वाला कहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, तो जब B वाला C तक पहुँचेगा, जब B वाला भाग C वाले बिंदु पर पहुँचेगा, इतने में बिंदु A से जो तरंगाग्र निकलेगा वो आगे v2 इंटू टी दूरी तय करेगा, है ना। दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो इसमें चाल है v2 और समय हमने वही लिया है, तो v2 इंटू टी। और v2 इंटू टी दूरी तय करके यहाँ से जो अपवर्तित तरंगे होंगी या अपवर्तित तरंगाग्र होगा वो आगे बढ़ेगा। तो v2 इंटू टी दूरी हम चाप लेकर के बिंदु A को केंद्र मान के यहाँ पर एक चाप लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक चाप लगाएंगे और फिर यहाँ से हम इसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, इस तरीके से। और आप जानते हैं कि ये जो चाप है, या ये कह लीजिए कि ये जो चाप हमने बनाया है और ये वाली जो स्थिति है, इन दोनों को स्पर्श करता हुआ जो पृष्ठ खींचते हैं, ये जो हम पृष्ठ खींचते हैं, हाइगेंस के सिद्धांत में आपने पढ़ा है, ये क्या बताता है? तो ये द्वितीयक तरंगाग्र की नई स्थिति को बताता है ना। ये प्राथमिक तरंगाग्र हो गया, ये द्वितीयक तरंगाग्र हो गया। अर्थात ये हमारा आपतित तरंगाग्र था और जब यहाँ पर इस माध्यम में आएगा तो ये हमारा अपवर्तित तरंगाग्र हो गया टी समय के बाद। ठीक है, टी समय के बाद जब ये वाला भाग यहाँ तक पहुँचेगा तब तक ये वाला भाग यहाँ तक पहुँच चुका है। ठीक है, और इसको हम बिंदु को नाम दे दीजिए, इस बिंदु को नाम हम दे रहे हैं डी। और ये दूरी कितनी है? ए से लेकर डी तक की, तो ये दूरी है, ये v1 इंटू टी था, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा v2 इंटू टी। ठीक है, ये v1 इंटू टी है और वो v2 इंटू टी। ठीक, तो ये चित्र बनाना ही सबसे मेन होता है और इसी के बारे में आपको लिखना होता है। मैं फिर से जल्दी से इसको बता रहा हूँ और ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि ए बी एक समतल तरंगाग्र है जो एक अपवर्तक पृष्ठ m डैश पर आपतित होता है। उसके बाद फिर पी ए और क्यू बी आपतित किरण को प्रदर्शित करते हैं जो इस आपतित तरंगाग्र के बिल्कुल लंबवत है। ठीक है, फिर आप बोलेंगे कि बिंदु बी से बिंदु सी तक तरंगाग्र के भाग बी को सी तक पहुंचने में अगर टी समय लगता है तो उतने ही समय में बिंदु ए या भाग ए जो है वो भाग डी तक पहुंच जाता है। तो ये दूरी बी सी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय, और इस माध्यम में चाल v1 है, समय हमने t लिया है तो v1 इंटू टी। और इस ये यहाँ पर जो दूरी तय करेगा वो हो जाएगा चाल गुणे समय यानी v2 इंटू टी। तो v2 इंटू टी दूरी ले करके बिंदु ए को केंद्र मान करके हमने एक चाप लगाया। इस चाप को इस वाले बिंदु C से मिलाया तो ये तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। और ये जो बिंदु आपको दिख रहा है CD, यहाँ पर जैसे AB क्या था? वो आपतित समतल तरंगाग्र था। इसी तरीके से जो CD यहाँ पर है वो क्या है? ये है अपवर्तित, परावर्तित नहीं, अपवर्तित समतल तरंगाग्र। ठीक है, अपवर्तित समतल तरंगाग्र। ठीक, तो ये हो गया। बस अब इसके बाद क्या करना है? पिछले वाले डेरिवेशन की तरह जैसे आपने प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करी थी वैसे ही कोण को पता करेंगे। और यहाँ पर हम देखिए अभिलंब खींच रहे हैं। अभिलंब हमेशा सतह के लंबवत होता है, तो ये हमने एक अभिलंब खींच दिया यानी कि नॉर्मल खींच दिया, और इसको आप नॉर्मल नंबर 1 बोल दीजिए। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक नॉर्मल खींचेंगे, इसको बोलेंगे नॉर्मल नंबर 2। ठीक है, अब देखिए ये जो किरण है ये है आपतित किरण और ये अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपतन कोण। हमने बोल दिया इसको आई। ठीक है, अब ये कोण अगर आई है तो देखिए ये और ये दोनों बिल्कुल लंबवत हैं, क्योंकि जो तरंगाग्र होता है उस पर ये किरण बिल्कुल लंबवत होती है। तो अगर ये कोण आई है तो बचा हुआ कोण क्या हो जाएगा? 90 माइनस आई, 90 माइनस आई। ठीक है, और इसके साथ देखिए ये जो सतह है अपवर्तक पृष्ठ है और ये जो अभिलंब है, आप जानते हैं कि अभिलंब जो होता है वो हमेशा इस सतह के लंबवत होता है, नाम ही अभिलंब है जिसका। ठीक है, तो 90 अंश का ये कोण इसके साथ बनाएगा, और अगर ये 90 अंश का कोण इसके साथ बनाएगा और इसमें से आप बोल रहे हैं 90 माइनस आई इतना है, तो बचा हुआ कितना और ले लें कि टोटल ये कितना हो जाए? 90 हो जाए। बताइए, अगर ये इसके ऊपर लंबवत है, टोटल कोण हमारा 90 होना चाहिए। इतना कोण है जो ये इतना भाग हमने बोला कि 90 माइनस आई है, तो बचा कितना होगा?
बचा हुआ भाग निकालने के लिए आप 90, टोटल 90 था यहाँ से लेकर यहाँ तक, उस 90 में से इस 90 माइनस आई को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कोण आई। ठीक है, कोण आई आ जाएगा। तो इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी में आपको एक कोण मिल गया आई, और आप जानते हैं कि ये जो किरण है ये तरंगाग्र है, इसका मतलब ये 90 हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से आप त्रिभुज ए सी डी की बात कर लीजिए। त्रिभुज ए सी डी में देखिए ये अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको अपवर्तन कोण कहते हैं, और अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा कोण आर। ठीक है, कोण आर, और ये अगर कोण आर हुआ तो फिर ये वाला कोण कितना हो जाएगा, टोटल देखिए 90 होता है, तो अगर ये कोण आर हुआ तो ये हो जाएगा 90 माइनस आर, ये 90 माइनस आर होगा। ये तरंगाग्र है, ये किरण है, इसका मतलब ये पूरा 90 होगा। ठीक है, तो ये 90 माइनस आर हुआ, ये 90 हुआ, तो बचा हुआ कोण कितना होगा, 180 में से इन दोनों को घटा देंगे, है ना, 180 में से इन दोनों को इकट्ठा जोड़ के घटा देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कोण आर आ जाएगा। ठीक है, 180 में से अगर घटाएंगे तो कोण आर आ गया। अब ये कोण आई हो गया, ये कोण आर हो गया, और दो त्रिभुज आपको मिल चुके हैं, और ये मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैं मिटा के लिख रहा हूँ। कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए सी डी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में, इन दोनों त्रिभुजों में आप देखिए ये कोण 90 है, और ये सबसे लंबी भुजा अर्थात ये कर्ण हुआ, और ये आधार हुआ, और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, तो कोण आई के लिए अगर आप साइन आई निकालेंगे कितना आएगा, साइन आई। साइन आई क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको स्नेल के नियम को प्रूफ करना है, साइन आई अपन साइन आर बराबर कांस्टेंट। तो साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे में कर्ण, और लंब क्या है बी सी, बी सी बटे में कर्ण क्या है, कर्ण है ए सी। ठीक है, बी सी का मान हमको पता है, बी से लेकर सी तक की लंबाई है V1 इंटू टी, और बटे में हो जाएगा ए सी। ठीक है, इसी तरीके से आप त्रिभुज ए सी डी की बात करिए और इसमें साइन आर निकालिए। तो साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए साइन आर के लिए ये 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है, ये आर है, इसका मतलब ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो साइन आर बराबर लंब बटे में कर्ण, है ना, लंब यानी कि ए डी बटे में कर्ण क्या, ए सी, और ए डी का मान आपको पता है, ए से डी तक का मान V2 इंटू टी, V2 इंटू टी, और अपान में क्या, ए सी। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 में भाग कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू V1 टी अपान ए सी, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, ये मैं हटा रहा हूँ इसको डिवाइड करेंगे V2 टी अपान ए सी से। ठीक है, ए सी से ए सी कटेगा, टी से टी कटेगा, तो क्या आ जाएगा V1 अपान V2। इसका मतलब साइन आई अपान साइन आर बराबर V1 अपान V2, और V1 क्या है, पहले माध्यम में तरंग की चाल जो कि फिक्स है, पूरे माध्यम में पहले माध्यम में सेम रहेगा, कहीं पर भी नहीं बदलेगा। और V2 क्या है, दूसरे माध्यम में तरंग की चाल, और दूसरे माध्यम में पहले माध्यम से तो दूसरे माध्यम में बिल्कुल अलग होगा, इसीलिए तो V2 बोला है। लेकिन दूसरे माध्यम में V2 जो होगा वो हर जगह तो एक ही होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है। पहले माध्यम के दौरान, पूरे माध्यम के दौरान तरंग की चाल V1 है, दूसरे पूरे माध्यम के दौरान तरंग की चाल V2 है। इसका मतलब V1 फिक्स है और V2 फिक्स है, यानी दोनों के दोनों कांस्टेंट है, और अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो इन दोनों का अनुपात भी क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, इसके अलावा आप एक और तरीका है, देखिए इसको आप समीकरण नंबर 3 मान के आप सीधे यहीं से लिख सकते थे, साइन आई अपान साइन आर बराबर कांस्टेंट। या एक और तरीका होता है, और उसको भी मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। देखिए आप फार्मूला होता है ना, n इज इक्वल टू सी अपान वी, n इक्वल टू सी अपान वी, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। n इक्वल टू होता है सी अपान वी। तो अगर हम पहले वाले माध्यम के लिए फार्मूला लिखते इसको तो n1 लिखते और इसको v1 लिखते। इसी तरह से दूसरे वाले माध्यम के लिए लिखते तो n2 लिखते, n2 इज इक्वल टू सी अपान v2। ठीक है, यहाँ से हम v1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, v1 इज इक्वल टू आ जाएगा n1 इंटू सी, और v2 इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, v2 इज इक्वल टू आ जाएगा n2 इंटू सी। ठीक है, और v1 और v2 को आपस में डिवाइड कर देंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, v1 अपान v2 इज इक्वल टू n1c अपान n2c, c से c कैंसिल होगा, यानी कि v1 अपान v2 का जो मान है वो n1 अपान n2 के बराबर है, जहाँ पर n1 क्या है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक, n2 क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, तो समीकरण 3 उसको कह लीजिए, इसको समीकरण 4 कह लीजिए।
ठीक है। और समीकरण 3 और 4 की मदद से आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरण 3 तथा 4 से साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू V1 अपान V2 इज इक्वल टू N1 अपान N2, और N1 अपान N2 को ही हम क्या बोल सकते हैं, 1N2, है ना, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। साइन आई अपान साइन आर बराबर V1 अपान V2 बराबर N1 अपान N2 बराबर 1N2, अर्थात आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर हो गया, और यही प्रकाश के अपवर्तन का एक नियम है या पहला नियम है, ठीक है। इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। तो इस तरह से आप इस चित्र की मदद से प्रकाश के अपवर्तन के एक नियम को प्रूफ कर चुके हैं। और इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे तथा चित्र से आपतित तरंगाग्र, ये आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र और ये अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल में हैं, ठीक है। चित्र से आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र और ये अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल में हैं। ये अपवर्तन का दूसरा नियम होगा। तो इस प्रकार आप हाइगेंस के सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। पहला नियम ये स्नेल का नियम प्रूफ कर दिया और दूसरा नियम चित्र से प्रूफ हो गया, ठीक है। अब मैं इसका कंक्लूजन आपको बता देता हूँ एक बार फिर से, और आप इसको समझ चुके होंगे, ठीक है। देखिए क्या किया हमने, सबसे पहले एक अपवर्तक पृष्ठ लिया और इसके ऊपर AB नाम से एक समतल तरंगाग्र लिया। समतल तरंगाग्र के लंबवत जो रेखा हमने खींची इसको हमने किरण बोला, ठीक है। आप बोलेंगे कि बिंदु B वाला भाग जो है वो C तक जब तक पहुंचेगा तब तक A से जो तरंगाग्र निकलेगा वो आगे बढ़ जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि B से जो तरंगाग्र होगा वो C तक पहुंचने में T समय लगेगा, तो T समय में ये वाला D तक पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि A से D तक की दूरी क्या होगी, B से C तक की दूरी क्या होगी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे में समय। पहले माध्यम में जो चाल है वो है V1, दूसरे माध्यम में जो चाल है तरंग की वो है V2। तो दूरी यहाँ से आ जाएगा V1 इंटू टी, और यहाँ पर जो दूरी आएगी V2 इंटू टी, ठीक है। तो V1 इंटू टी दूरी के बाद ये यहाँ पहुँच जाएगा, और V2 इंटू टी जो दूरी होगी उस दूरी को चाप लेकर, प्रकार में लेकर, और इस बिंदु A को केंद्र मानकर यहाँ पर एक चाप लगाएंगे, ठीक है। और इस बिंदु C को बिंदु D से मिलाएंगे, तो ये हमको जो CD मिलेगा वो क्या हो जाएगा, तो जो CD है वो हो जाएगा अपवर्तित समतल तरंगाग्र, ठीक है, अपवर्तित समतल तरंगाग्र। और AB क्या था, AB था आपतित समतल तरंगाग्र, ठीक है। और ये जो थी ये किरणें क्या थी, ये थी आपतित किरणें। और इसी तरीके से ये जो AD और C के बाद फिर इधर आगे जो बढ़ाएंगे हम, ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी इनको हम बोल सकते हैं अपवर्तित किरणें, ठीक है। तो आपतित किरणें, अपवर्तित किरणें, आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र, ठीक। फिर क्या करना है आपको, फिर आप दोनों जगहों पर, दोनों बिंदुओं पर एक अभिलंब खींचेंगे। फिर ये कोण होगा I, और इस कोण I है तो ज्योमेट्री से आप इस कोण को I पा जाएंगे। ये कोण R है तो ज्योमेट्री से आप इसको R पा जाएंगे, ठीक है। दो त्रिभुज आपको मिल गए, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ACD। इन दोनों त्रिभुजों से साइन I और साइन R का मान निकालेंगे, क्योंकि आपको प्रूफ करना है साइन I अपान साइन R का मान, ठीक है। तो साइन I और साइन R निकालेंगे और दोनों को आपस में भाग करेंगे, तो दोनों का मान V1 अपान V2 के बराबर आ जाएगा। फिर हम लोग एक जो फार्मूला जानते हैं कि N इज इक्वल टू होता है C अपान V, है ना। अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो पहले वाले माध्यम के लिए हम लोग ने इस फार्मूले को लिखा, तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक N1 है, इसमें जो तरंग की चाल है वो V1 है, तो ये हमने लिख दिया। इसी तरीके से दूसरे माध्यम के लिए सेम फार्मूला यूज करेंगे, और दोनों जगहों से किसका मान निकालेंगे, V1 और V2 का। V1 और V2 का मान निकालेंगे, फिर आपस में इनको भाग करेंगे, C से C कटेगा, N1 अपान N2 के बराबर मिल गया, ठीक है। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या लिखेंगे, साइन I अपान साइन R बराबर V1 अपान V2 बराबर N1 अपान N2, और N1 अपान N2 को ही बोलते हैं 1N2, अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो आपको समीकरण नंबर 5 यहाँ से आएगा, ये समीकरण नंबर जो 5 है वही वास्तव में प्रकाश के अपवर्तन का एक नियम है। और जो दूसरा नियम है वो चित्र से आप बोलेंगे, चित्र से आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र और ये खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं। इस प्रकार हाइगेंस के सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन की सफल व्याख्या की जा सकती है, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और कुछ और जो बचे हुए टॉपिक हैं उसको भी कंप्लीट करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, इस चित्र को बनाइए, 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।